राम राम, नमस्कार, खमा गणी। मैं हरिओम स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एचआर स्टडी ग्रुप में। तो आज हमारा चैप्टर है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स की। पोषक तत्व पौधे ग्रहण करते हैं, मृदा से ग्रहण करते हैं और अपना पोषण मतलब अपना वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए यह पोषण के लिए मृदा से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कितने हैं? पौधों को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो उनको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती थी। पहले 16 माने गए थे, फिर 17 पोषक तत्व निकल को लिया गया, क्योंकि 1987 में क्या हुआ था, निकल को 17 पोषक तत्व घोषित किया गया था, क्योंकि निकल यूरिया के अपघटन में प्रमुख सहायता कर रहा था। इसलिए इसको निकल को 17 पोषक तत्व घोषित किया गया। कब किया? 1987 को किया गया। तो आवश्यकता की कसौटी अनिवार्यता सिद्धांत किसने दिया? तो 1939 में आर्नोल्ड स्टाउट ने 1939 में आवश्यकता की कसौटी अनिवार्यता सिद्धांत दिए। फिर इसको 1954 में आर्नोल्ड ने परिवर्तित किया। फिर इसने कहा कि ये 3 चीजें फॉलो करेंगे तो वही आवश्यकता की कसौटी को मतलब पूरा करेंगे, वही आवश्यक पोषक तत्व कहलाएंगे। तो पहला ये कहता है कि पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हो अगर मतलब पौधे को अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। दूसरा ये कहता है कि कोई भी पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता हो। और तीसरा कहता है कि आवश्यक पोषक तत्वों का संबंध सीधा पौधे के जीव द्रव्य से होना चाहिए। तो ये तीनों फॉलो करते हैं तो वो आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। किसने दिया था? कि आर्नोल्ड स्टाउट ने दिया था, 1939 को दिया था। फिर 1954 को आर्नोल्ड ने इसको परिवर्तित किया था। अब आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। 17 है तो 17 का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आवश्यक पोषक तत्व 17 को हम 3 भागों में बांटते हैं मुख्यतः। एक तो होते हैं आधारभूत पोषक तत्व, जो कि उसका बेस कंप्लीट करते हैं, आधार कंप्लीट करते हैं। एक होता है मुख्य पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व। एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब ये जनरली तो ये 96% ये तो आधारभूत पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जो पौधों का आधार कंप्लीट करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 आधारभूत पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये पौधे का 96% भाग कंप्लीट करते हैं। देख लो, 45 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 45 है। फिर है मुख्य गौण पोषक तत्व। मुख्य गौण पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जिनकी जरूरत 1 ppm से अधिक मात्रा में जरूरत होती है, उनको मुख्य गौण पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कैसे कहते हैं? तो 1 ppm से कम मात्रा जरूरत होती है, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो मुख्य गौण पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हो जाता है, एक द्वितीय हो जाता है। प्राथमिक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या पोटास के दो। द्वितीय कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। इसकी ट्रिक याद रख लो, कसम। इसके द्वितीय पोषक तत्वों की कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। अब सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी मात्रा 1 ppm से कम मात्रा में जरूरत होती है वो ये कहलाते हैं 8 और 3 3 6 8 से 14 3 17 हो गए ना 17। अब इसकी ट्रिक ये मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, क्लोरीन, बोरोन, कॉपर, निकल। तो इसकी एक ट्रिक याद रखो। एक मनमोहनी थी, तो एक लड़का उसको जान बुला रहा था, मनमोहनी जान। वो क्या है, कल बाहर निकल गई थी। तो वो पूछ रहा है, एक लड़का एक लड़की से पूछ रहा है कि मनमोहनी जान फिर कल बाहर क्यों निकली? मनमोहनी जान फिर कल बाहर क्यों निकली? नहीं निकलना चाहिए था। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य गौण पोषक तत्व हो गए प्राथमिक, द्वितीय NPK, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। इधर आधारभूत पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि 45% एंड 45% 96% तक आधार बेसमेंट कंप्लीट करते हैं पोषक तत्वों का, पौधों का। और मुख्य पोषक तत्व हो गए, सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए। अब हम मुख्य पोषक तत्व पढ़ेंगे, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व पढ़ेंगे। एक प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। द्वितीय मुख्य पोषक तत्व कौन होते हैं? कसम। ट्रिक याद है ना आपको? कसम। कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम होते हैं। आधारभूत पोषक तत्व पढ़ लिए थे अपने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि 96% भाग बना रहे थे। तो अब नाइट्रोजन को पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में तो सभी पौधे अवशोषित करते हैं। तो अमोनिया के रूप में कौन कौन करते हैं? तो एनिमोफिलिक पादप पौधे को अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो अमोनियोफिलिक पादप कौन होते हैं? तो चावल, गन्ना, आलू, ये एमिनोफिलिक पादप कहलाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन की क्या क्या कार्य? इसकी छोटी सी ट्रिक है। क्या है? छोटी सी ट्रिक है। क्या है? एनपीवी याद रखना है आपको। एनपीवी, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, पी का मतलब प्रोटीन के अंदर 16% तक नाइट्रोजन होता है। वी वानस्पतिक वृद्धि करता है। कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। और इसकी कार्य हो गए
क्या कर रहा था, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, एक वानस्पतिक वृद्धि करने में सहायक है। तो इसकी कमी के क्या लक्षण है, तो इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में नजर आते हैं। पुरानी पत्तियां संपूर्ण पीली पड़ जाती है। पुरानी पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। तो दूसरा लक्षण क्या है कि फूल गोभी में बटनिंग रोग, फूल गोभी में बटनिंग की समस्या नाइट्रोजन की कमी के कारण आती है। एक अधिकता से भी रोग होता है, क्योंकि ज्यादा खाने से भी तो रोग होता है। तो अधिकता से एक विशेष प्रकार का मीठापन बढ़ जाता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का मीठापन बढ़ जाता है, जिससे कीट व रोग आकर्षित होते हैं और पौधे में लग जाते हैं। एक होता है फूल गोभी में खोखलापन आ जाता है, होल स्टेम आ जाता है, किसके कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण आता है। एक अब हम पढ़ेंगे फास्फोरस। नाइट्रोजन की क्या है, एनपीवी, फास्फोरस ठीक है। फास्फोरस को बोलते हैं 3 रूप में अवशोषित करते हैं। इसको HPO3-2 के रूप में, H2PO3- के रूप में और PO4-3 के रूप में। इसको अम्लीय मृदा में पौधे इस रूप में ग्रहण करते हैं, तो उदासीन मृदा में इस रूप में ग्रहण करते हैं, तो सारे मृदा में PO4-3 के रूप में। सर्वाधिक ग्रहण इस रूप में किया जाता है फास्फोरस को। तो इसकी एक फास्फोरस को भी ट्रिक से याद करेंगे। डीएपी याद है आपको, डायमोनियम फास्फेट याद है, ऐसे डीएपी लिख देना, डीएपी। तो ये कहाँ का डीएपी, ये राजस्थान का डीएपी। तो आर डीएपी, राजस्थान का डीएपी, आर डीएपी। आर का मतलब रूट निर्माण, ये कार्य पड़ रहे हैं अपन फास्फोरस के, जड़ का निर्माण करता है, रूट निर्माण। डी का मतलब डीएनए आरएनए का मुख्य अवयव कौन है, तो फास्फोरस है। एटीपी व एडीपी का निर्माण कौन करता है, तो फास्फोरस करता है। और प्रोलीन में भी सहायक कौन होता है, फास्फोरस होता है। अब कार्य पढ़ लिया अपने डीएपी डीएनए आरएनए एटीपी डीएपी, जड़ निर्माण, रूट निर्माण। डीएनए आरएनए हमारे मुख्य पोषक तत्व है, तो ये जीवन की कुंजी कहलाते हैं, क्योंकि ये आवश्यक होते हैं जीवन के लिए। तो की ऑफ लाइफ कौन सा पोषक तत्व कहलाएगा, तो फास्फोरस कहलाएगा। एटीपी व एडीपी ये ऊर्जा के स्रोत है, तो एनर्जी करेंसी कौन कहलाएगा, फास्फोरस कहलाएगा। और प्रोलीन निर्माण में सहायक है। अब इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, तो पुरानी पत्तियां बैंगनी हो जाती है। इसमें पुरानी पत्तियां संपूर्ण पीली पड़ रही थी, तो इधर की पुरानी पत्तियां बैंगनी हो जाती है। क्यों, क्योंकि एंथ्रोसायनिन वर्णक बनता है, इससे पुरानी पत्तियां बैंगनी हो जाती है। एक पशुओं में पायलर रोग किसके कारण होता है, वो फास्फोरस के कारण होता है। इसकी अधिकता से क्या रोग होते हैं, तो फास्फोरस अधिक होगा तो जिंक व आयरन की कमी होगी, फास्फोरस अधिक होगा। इसको जीवन की कुंजी कहते हैं। ये जेट में आया हुआ है। एनर्जी करेंसी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एटीपी एटीपी का निर्माण फास्फोरस करता है। नाइट्रोजन फास्फोरस पढ़ लिया, अब हम पोटेशियम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस पढ़ लिया, अब पोटेशियम पढ़ेंगे। तो पोटेशियम को बोलते हैं K+ के रूप में अवशोषित करते हैं, K+ आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। तो इसको भी ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम क्या है, Sp है। Sp एक पुलिस में पोस्ट रहती है ना, Sp है। कौन है, Sp कौन है, पोटेशियम है। तो Sp, ये ट्रिक याद रखना है। Sp कौन है, पोटेशियम। S का मतलब, अब देखो, S है स्टोमेटा, S है शुगर, S है सीड, ये इसके कार्य हो गए। S का मतलब 3 कार्य है, ठीक है। स्टोमेटा खोलना बंद करना, तो कौन करता है, तो अपना पोटेशियम करता है। शर्करा निर्माण कौन करता है, तो पोटेशियम करता है। सीड की मात्रा में वृद्धि कौन करता है, तो पोटेशियम करता है। P, Sp, P प्रतिरोधकता कौन बढ़ाता है, तो अपना पोटेशियम बढ़ाता है। और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो पौधा गिरेगा भी नहीं, गिरने से भी बचाएगा। कौन बचाएगा, तो पोटेशियम बचाएगा। इसकी कमी के क्या क्या रोग है पुरानी पत्तियों में, ये आ रहे ना, कि किसी में नई पत्तियों में, किसी में पुरानी पत्तियों में। तो अंत में, वीडियो के लास्ट में मैं एक साथ बता दूंगा, पुरानी पत्तियों और नई पत्तियों वाला भी ट्रिक के साथ समझा दूंगा, ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। ये साथ भी बता रहा हूँ, और लास्ट में एक साथ ट्रिक में बता दूंगा। तो पुरानी पत्तियों में क्या है, नाइट्रोजन से संपूर्ण पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही थी। फिर नाइट्रोजन फास्फोरस से बैंगनी पड़ रही थी पुरानी पत्तियां। अब इसकी पुरानी पत्तियों का किनारा है ना, वो झुलस जाता है। इसका मुख्य लक्षण है पोटेशियम का, ठीक है। और अब एक और अधिकता से नाइट्रोजन फास्फोरस में तो रोग हो रहे थे, पर एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है पोटेशियम, जिसकी अधिकता से कोई रोग नहीं हो सकता। इसको हम ज्यादा दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी अधिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको लग्जरी उपयोग वाला कहते हैं। इसको ज्यादा दे दो तो लग्जरी उपयोग वाला पोषक तत्व कौन सा कहते हैं, पोटेशियम। ये ZICR दोनों में आया हुआ है। ट्रैफिक हवलदार, तो SP था ना अपना, SP एक पुलिस की पोस्ट है ना, तो पोटेशियम SP है। तो ट्रैफिक हवलदार देख लो, हवलदार कौन है, तो पोटेशियम है। आरामदायी, इसको कितना ही दो, आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणवत्ता युक्त तो पोषक तत्व कौन है, तो पोटेशियम है। अब ये तो प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व हो गए। अब द्वितीय मुख्य पोषक तत्व पढ़ेंगे, NPK, ये तो पढ़ लिए। अपन ने आधारभूत पोषक तत्व पढ़ ही लिए थे। अब द्वितीय मुख्य पोषक तत्व पढ़ेंगे। इसमें ट्रिक क्या है, अपनी कसम याद रखना, कसम है।
तो कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। अब पहले अपन मैग्नीशियम पढ़ लेते हैं, सीधा सा छोटा सा है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg+2 के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। तो मैग्नीशियम आप अच्छी तरह जानते हैं कि पौधे की पर्णहरित के लिए, पौधे की पर्णहरित का मुख्य अवयव मैग्नीशियम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार नीट में, एमसीक्यूज में, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्णहरित की पोरफाइरिन का मुख्य अवयव कौन है? Mg+2 आयन या मैग्नीशियम आयन। और कैल्शियम के समान, कैल्शियम मैग्नीशियम कोशिका विभाजन होता है जब कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट परत बनती है। तो कोशिका विभाजन में सहायक कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की परत बनती है, इसलिए कोशिका विभाजन में मैग्नीशियम भी सहायक है और कैल्शियम भी सहायक है। अब इसकी कमी के रोग तो पुरानी पत्तियों का सिराओं के बीच में पीला पड़ जाता है। इधर क्या हो रहा था? इधर का पता है कि किनारों का झुलसना हो रहा था, पुरानी पत्तियों के किनारा झुलस रहा था। इधर पुरानी पत्तियों के सिराएं, बीच में सिराएं रहती है, वो लकीरें देखते होंगे आप, उनका पीला पड़ना होता है। और जानवरों में भी रोग होता है, ग्रास टेटनी रोग भी मैग्नीशियम की कमी से होता है। और तंबाकू में सैंड्रोन नामक समस्या भी मैग्नीशियम की कमी से होती है। मैग्नीशियम की कमी से जानवरों में ग्रास टेटनी व तंबाकू में सैंड्रोन नामक समस्या आ जाती है। पुरानी पत्तियों के सिराओं के बीच में पीलापन आ रहा था और इधर किनारों का झुलसना होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है? संपूर्ण पीलापन हो जाता है। फास्फोरस में क्या होता है? बैंगनी, एंथ्रोसायनिन वर्णक बनता है तो बैंगनी कलर की हो जाती है। ये पोटेशियम और द्वितीय पोषक तत्व का मैग्नीशियम हो गया। अब कैल्शियम व सल्फर पढ़ेंगे हम। सल्फर तो सल्फर को पौधे सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, SO4- के रूप में। अब इसकी ट्रिक बताऊं मैं तुम्हें। ट्रिक ये है कि टेट परीक्षा का SMS आया। टेट परीक्षा क्या होती है? तो टीचर एलिजिबल टेस्ट, इसका SMS आया। जब कोई टीचर बन जाता है ना तो उसका SMS आता है। तो SMS और टेट लिख दिया अपन ने। टेट टीचर एलिजिबल टेस्ट, उसका SMS आया तो SMSTET। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। तो S सिस्टीन, M मिथेनिन, S सिस्टाइन, ये तीनों अमीनो अम्ल है। तीनों अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक है ये सल्फर। तो इधर TET टेस्ट, टी का मतलब तीक्ष्ण गंध, तीखापन, ई का मतलब इथाइलिन, जो कि आपको पढ़ाया था हार्मोन में, मैंने पढ़ाया था कि इथाइलिन फलों की पकवान में सहायक हार्मोन है इथाइलिन। और टी का मतलब तेल निर्माण, तीक्ष्ण गंध, इथाइलिन और तेल निर्माण, ये TET इसका कार्य है। तो इसके कार्य हो गए सिस्टीन, मिथेनिन, सिस्टाइन, इन अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है और तीक्ष्ण गंध पैदा करता है। तीक्ष्ण गंध या तीखापन भी सल्फर के कारण है। इथाइलिन निर्माण भी इसके सल्फर के कारण, क्योंकि फलों को पकवान में सहायक करता है। और तेल निर्माण भी सल्फर के कारण होते हैं। तेलीय पौधों में सल्फर की अधिक, तेलीय पादप होते हैं उनमें सल्फर की अधिकता चाहिए होती है। अब इसके फसल, जैसे ये तीखापन वगैरह, ये फसल और तीक्ष्ण गंध, इधर फसल है इधर तीक्ष्ण गंध है। फसल जैसे सरसों में सिनीकरण के कारण तीक्ष्ण गंध आती है। और मूली में आइसोथायोसाइनाइड पाया जाता है। लहसुन में डाइएलाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है। तो प्याज में एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड पाया जाता है। तो मिर्च में कैप्सेसिन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन यूं आए कि मिर्च में रंग निर्माण के लिए कौन सा ये सहायक होता है अवयव, तो कैप्सेथीन है, थीन, और इधर कैप्सेसिन है, कैप्सेसिन मिर्च में। ठीक है, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पे उपस्थित होते हैं। इसकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पे होता है। ये पुरानी पत्तियां, नई पत्तियां लास्ट में बता दूंगा मैं तुम्हें, है ना, घबराना मत। और इसकी कमी के लक्षण, चाय में पीलापन भी सल्फर की कमी के कारण होता है। इसकी अधिकता से क्या होता है? अगर सल्फर अधिक देंगे तो इथाइलिन अधिक बनेगा तो पौधे जल्दी पक जाएंगे। तो सल्फर अधिक देंगे तो इथाइलिन बढ़ेगा तो समय से पूर्व मतलब पहले पकने लग जाएंगे, तो पूर्व परिपक्व होने लग जाएगा। ठीक है, सल्फर SMS और टेट, सिस्टीन, मिथेनिन, सिस्टाइन, तीक्ष्ण गंध, इथाइलिन और तेल निर्माण में। इधर सरसों में सिनीग्रीन, ये याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। सरसों में सिनीग्रीन, मूली में आइसोथायोसाइनाइड, लहसुन में डाइसल्फाइड, प्याज में एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड और मिर्च में कैप्सेसिन। और रंग के बारे में पूछे तो कैप्सेथीन है। ठीक है।